चीन की भारत के खिलाफ साजिश जो है लगातार जारी है। बंगाल में चुनाव से पहले बाबरी मस्जिद को मुद्दा बनाने और चटगांव में 2 लाख हिंदुओं को टारगेट करने जैसी तमाम बड़ी खबरों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा जी। राकेश जी, बहुत स्वागत है आपका सबसे पहले तो इंडिया न्यूज पर। और राकेश जी, जिस तरीके की स्थितियों को लेकर हम बात करें, जो स्थितियां इस वक्त बांग्लादेश में बनी हुई नजर आ रही हैं, जिस तरीके से यहां हिंदुओं को लगातार टारगेट किया जा रहा है, इस टारगेट को आप किस तरीके से देखते हैं? क्या आपको लगता है कि जो मोहम्मद यूनुस की सरकार है वो लोगों को सुरक्षा देने में फेल हो गई है, या किसी अंतर्राष्ट्रीय साजिश की बू आपको आती है इन तस्वीरों को देखने के बाद, इन घटनाओं को देखने के बाद? देखिए, इसमें पहली बात तो यह है कि सरकार की वहाँ की विफलता तो है ही। जी। ये तो सर्वविदित है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये इस्लामिक वॉर अगेंस्ट द हिंदूज है। ये इस्लामिक ताकतें लंबे समय से हिंदुओं को निशाना बना रही हैं। आपको एक बात ध्यान दीजिए बांग्लादेश के बारे में। उसका जो राष्ट्रगान है वो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। जी। 1905 में लिखा वो राष्ट्रगान है। जी। बंगला भाषा 98% बंगाली बोलते हैं। ओ, रविंद्र संगीत का उपयोग सरकारी गैर सरकारी कार्यक्रमों में होता है। तो बंगाली अस्मिता यानी बंगला अस्मिता की इतनी छाप वहां की राष्ट्रीयता पर है, उसके बावजूद भी हिंदुओं पर आक्रमण हो रहा है। तो इसका एक मूल पर्पस यह है कि पहला भारत को उत्तेजित करना, दूसरा हिंदुओं की स्थिति को समाप्त करना। देखिए, एक बात आप देख लीजिए कि पाकिस्तान में जब पाकिस्तान भारत से अलग हुआ था तो हिंदुओं की संख्या लगभग 13% थी, वो जी। घटकर जी। 1% से कम हो गई है। जी। अफगानिस्तान में हिंदू पूरी तरह से समाप्त हो चुके हैं, कोई नामो निशान नहीं बचा है। बचा बांग्लादेश। वहां 1941 में या जो पूर्वी पाकिस्तान था 29% हिंदू थे, वो घटकर 6% पर रह गए हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रही हिंसा के प्रति एक वहां की इस्लामिक ताकतें हैं जिसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है। वहां की जमात इस्लामी जो पार्टी है जो ये सब कर रही है, वह पाकिस्तान से निर्देशित हो रही है। तो मुझे जी। लगता है कि एक समय आ गया है जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या क्षेत्रीय स्तर पर प्रत्यक्ष कार्रवाई का समय दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा दूसरा कोई विकल्प अभी दिखाई नहीं पड़ रहा है। जी। जी। राकेश जी, जिस तरीके से आपने विकल्पों का जिक्र किया, तो ऐसे में एक और विकल्प को लेकर काफी ज्यादा चर्चा होती नजर आ रही है। वो विकल्प है बांग्लादेश के ऊपर ऑपरेशन सिंदूर। क्या राकेश जी, आपको लगता है कि जिस तरीके की स्थितियां बनी हुई हैं, इन स्थितियों में बांग्लादेश के ऊपर ऑपरेशन सिंदूर की जरूरत है या ऑपरेशन सिंदूर 2 की जरूरत है? देखिए, एक सीमा होती है सहनशीलता की। जी। भारत सरकार ने बांग्लादेश की उन्नति के लिए 2014 से जो प्रयास किया, एक अच्छे पड़ोसी के नाते, ढाका विश्वविद्यालय हो या बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था हो, लेकिन आज बांग्लादेश की जो कट्टरपंथी ताकतें, इस्लामिक कट्टरपंथी ताकतें हैं, उन्हें ना बांग्लादेश के विकास से मतलब है, ना वहां के नागरिकों के कल्याण से मतलब है। वो सिर्फ बांग्लादेश में हिंदुओं की को समाप्त करना चाहते हैं। इसके पहले कि मैं उस पर आऊं, मैं एक आपको बता दूं, यह सुनियोजित षड्यंत्र क्यों हो रहा है, इसके पीछे भारत का हाथ क्यों बन जाता है। जी। जब पाकिस्तान का भारत से अलग होना हुआ, तब लियाकत भारत दिल्ली आए। नेहरू और लियाकत के बीच में एक समझौता हुआ। इस जी। समझौते को प्रधानमंत्री नेहरू न मंत्रिमंडल में ले गए, न मंत्रिमंडल की स्वीकृति की बात तो दूर की है। उस समझौते में कहा गया कि जो जहां के अल्पसंख्यक हैं उन राष्ट्रों की जिम्मेदारी है, यह जानते हुए भी कि पाकिस्तान का निर्माण सांप्रदायिक जुनून के आधार पर हुआ है, हिंदुओं के खिलाफ नफरत और घृणा के आधार पर हुआ है, वहां के हिंदुओं को छोड़ दिया गया। इसीलिए वहां के जो पहले कानून मंत्री थे, JN मंडल, जो जी। उन्होंने वहां कानून मंत्री से इस्तीफा देकर भारत वापस आ गए। चूंकि हिंदुओं पर अत्याचार सहा नहीं गया, उनकी वो सामर्थ्यवान नहीं थे उस अत्याचार को रोकने के लिए, सरकार को प्रेरित करने के लिए। वह नेहरू लियाकत पैक्ट भारत के हाथ को बांध देता है, चूंकि वो एक जी। समझौता भारत सरकार ने किया है। लेकिन अब विकल्प दूसरा बचता नहीं है, चूंकि अगर भारत हस्तक्षेप नहीं करता है तो मुझे लगता है कि वहां के हिंदू बच नहीं पाएंगे। वहां एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट, जिसको वेस्टेड प्रॉपर्टी एक्ट कहते हैं, उसके तहत हिंदुओं की संपत्ति जब्त कर ली गई। 60% बांग्लादेश के हिंदू आज भूमिहीन हो गए हैं, लैंडलेस हो गए। जी। तो संपत्ति चली गई। जी। और एक और मैं यहाँ आपको जोड़ दूं जो कि दर्शकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है यह जानकारी। जी। प्रोफेसर अबुल बरकत ढाका विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हैं। उन्होंने एक शोध करके एक पुस्तक लिखी, रिफॉर्मिंग एग्रीकल्चर, लैंड एंड वाटर बॉडीज इन बांग्लादेश।
तो 2016 में पुस्तक प्रकाशित हुई। उन्होंने उससे एक आंकड़ा दिया, 1991 से 2001 तक 767 हिंदू प्रत्येक दिन बांग्लादेश से गायब हो रहे जी। हैं, और 2001 से 2012 तक 774 हिंदू प्रत्येक दिन बांग्लादेश से गायब हो रहे हैं। या तो वे मारे जा रहे हैं, या धर्मांतरण हो रहा है, या सीमा से बाहर भेज दिए जा रहे हैं। तो इस स्थिति में अब हमारे पास और क्या ऑप्शन है? दूसरी बात कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक बार बहुत ही मजबूती के साथ, पूरी मोबिलाइजेशन के साथ, जैसे ऑपरेशन सिंदूर में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ के डेलीगेशंस को विभिन्न देशों में भेजा। मुझे लगता है एक विकल्प यह भी है कि यहाँ के डेलीगेशन कुछ इस्लामिक मुल्कों में, कुछ यूरोप के देशों में जाकर बांग्लादेश की स्थिति को रखें, यहाँ के मानवाधिकार संगठन के लोग रखें। एक बार ऐसा प्रयास करने के बाद, एक जनमत तैयार करने के बाद, यदि बांग्लादेश नहीं मानता है, भगवान राम ने भी जब समुद्र ने रास्ता नहीं दिया तो धनुष उठाया था, आज समय आ गया है कि बांग्लादेश पर एक चौतरफा प्रहार करने का। यदि वो मानते हैं तो मान जाए तो ठीक है, नहीं माने तो हम शक्ति का प्रदर्शन करके बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करना चाहिए। जी, ठीक है। राकेश जी, एक बात और जो चर्चा का विषय लगातार बनी हुई है वो ये कि बांग्लादेश के अंदर जिस तरीके से चीन और पाकिस्तान हस्तक्षेप कर रहा है, और लगातार ये कह सकते हैं कि बांग्लादेश में एक सुनियोजित साजिश जो है वो चीन और पाकिस्तान के द्वारा रची जा रही है, ये सब मालूम होने के बाद भी हम शांत हैं। क्या आपको लगता है कि भारत को अभी और एग्रेसिव होने की जरूरत है? जो स्थितियां इस वक्त बांग्लादेश में बनी हुई हैं उन स्थितियों को लेकर, और जो षड्यंत्र रचा जा रहा है उस षड्यंत्र को ध्यान में रखते हुए। देखिए, बांग्लादेश पूरी तरह से पाकिस्तान के मस्तिष्क से चल रहा है और चीन का उपनिवेश बनता जा रहा है। आज बांग्लादेश की अस्मिता, जो एक बड़ी अस्मिता का पार्ट था, लॉर्ड कर्जन ने 1905 में जब बांग्लादेश का बंगाल का विभाजन किया, और उस समय से लेकर अब तक देखिए, मैंने जो कहा, बांग्ला भाषा 98% लोग बोलते हैं। बांग्ला बोलने वालों ने उर्दू भाषा को वहां बढ़ने नहीं दिया। यानी पाकिस्तान जो उर्दू भाषा का प्रचार करना चाहता था, नहीं बढ़ने दिया, अंग्रेजी को आगे नहीं बढ़ने दिया। तो बांग्लादेश एक तरह से भारत की ही उपराष्ट्रीयता है। बांग्लादेश भारत से बाहर नहीं है, उसकी उपराष्ट्रीयता भारत की उपराष्ट्रीयता है। तो मैं मानता हूं कि आज उस अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र में, जिसमें चीन शामिल है, पाकिस्तान शामिल है, और अमेरिका का एक लॉबी, अमेरिका के एक लॉबी बांग्लादेश को हथियार के रूप में उपयोग कर रहा है। इससे मुझे लगता है कि इन तीनों देशों को परास्त करने के लिए भारत को कूटनीति के साथ साथ अपनी ताकत का प्रदर्शन करने का वक्त आ गया है। देखिए, 1971 में क्या हुआ था, जब वहां से शरणार्थी भारत आना शुरू हो गए थे, बड़ी संख्या में शरणार्थी आना शुरू हो गए थे, तो भारत को हस्तक्षेप करना पड़ा था। एक बात मैं यहाँ बता दूं कि बांग्लादेश की स्थिति में मैं एक बात जोड़ना चाहता हूं, उसकी अर्थव्यवस्था दिनों दिन एकदम निम्न स्तर पर जा रही है। भारत के सहयोग के कारण 2014 के बाद से बांग्लादेश एक सम्मानित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा था। आज उसके उद्योग धंधे चौपट हो गए हैं, वहां के लोगों को बिजली नहीं मिल रही है, वहां पर ऋण बढ़ता जा रहा है। इसलिए बांग्लादेश के लोग यदि नहीं संभलते हैं, और राजनीतिक कारणों से यदि आज बांग्लादेश इतना कमजोर हो गया है, कि भारत का एक नैतिक दायित्व है, उप महाद्वीप में भारत एक ऐसा देश है जो नैतिक आधार पर या शक्ति के आधार पर उस उपमहाद्वीप में स्थायित्व